नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हालांकि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है, सेकंड वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़ा हुआ पहला लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने न केवल तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड किया था, बल्कि उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज करके आपका एग्जामिनर किस तरीके की न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, इस मुद्दे पर भी चर्चा कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बिहा पे एग्जामिनर किस तरीके की न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकता है और किस तरीके से आप लोग किस अप्रोच का इस्तेमाल करके उन न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी ने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आप सभी जानते होंगे सर, जब भी आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी बनती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो चांसेस बनते हैं। सर दो चांस क्या है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछेगा ना, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट गिवन होता है। वो प्रॉफिट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से निकल के आ सकता है, वो वाला जो प्रॉफिट है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपको सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैंने बताया था आपका जो फाइनल आंसर आता है उसके अंदर ये जो प्रॉफिट है वो एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है। माने अगर ऊपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट गिवन है ना, तो नीचे जो आंसर आएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन होता है तो आपके आंसर के अंदर प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग चला जाता है। ठीक है, हालांकि ये वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट, जहां पर आपका प्रॉफिट गिवन होता है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम सीखेंगे अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको किस निमोनिक्स को इस्तेमाल करना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, किस तरीके के फॉर्मेट को लर्न करना है और किस तरीके के क्वेश्चन को आप उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सर अगर आपको प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग गिवन है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट गिवन है, तो याद रखिएगा आपका जो आंसर आएगा ना उसके अंदर प्रॉफिट होगा एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बेसिक बात है जो मैं मल्टीपल टाइम आज के लेक्चर के अंदर भी रिपीट कर चुका हूं। सबसे जरूरी बात क्या है सर, सबसे जरूरी बात है ये वाला टेक्निक जो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी यूज किया था। अब ध्यान दीजिएगा, आपको तैयार क्या करना है सर, आपको कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है और आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया था, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट के बारे में सोचना है, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन है तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज की क्लास के अंदर हमारा प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हमें किसके बारे में सोचना है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट गिवन है तो आपको किसके बारे में सोचना है सर, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा जो बच गया कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बारे में सोचना। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे आइटम होंगे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर होंगे जिनकी वजह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट बनता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनकी वजह से आपका प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जिन कारणों की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो आपके कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पॉजिटिव साइड में चला जाएगा और जिन भी कारणों से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है वो आपके कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नेगेटिव कॉलम के अंदर चला जाएगा। ये सेम बात हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ी थी। समझ में आया? तो आप ध्यान दीजिएगा, आंख बंद करके आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। सर हमें गिवन क्या है, हमें CRS तैयार करना है और हमें प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन है, तो हमें पकड़ के चलना है किसका प्रॉफिट सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट। और हमें देखना है किन किन कारणों से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उनको पॉजिटिव साइड में डाल देंगे, जिन भी कारणों से आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है उनको आपको नेगेटिव साइड के अंदर डाल देना है। इज इट क्लियर? अगर आप लोग ये टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो 100% दुनिया के किसी भी कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन को आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में भी मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल
अकाउंटिंग। आपको किससे स्टार्ट करना है सर? आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट गिवन है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाता है सर? आपका पर्टिकुलर्स आ जाता है, उसके बाद कॉस्ट रिकंसिलिएशन के अंदर पॉजिटिव वाला अमाउंट आ जाता है और कॉस्ट रिकंसिलिएशन के अंदर आपका नेगेटिव वाला अमाउंट आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना होता है सर? हमारे पास जो भी प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे प्लस साइड के अंदर चला जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या गिवन है? प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिवन है। अगर आपका प्रॉफिट है तो प्लस साइड में आ जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता नहीं है कि आपको यहाँ पे लॉस गिवन हो, लेकिन कई बार पूछ लेता है। अगर आपको लॉस गिवन होगा ना तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करना है। ये आपका स्टेट जो आपका फॉर्मेट है वो मैं आपको लर्न करा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज इस फॉर्मेट को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर जरूर बैठा लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो अब आगे अगर आप लोग चलेंगे तो अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे आइटम है जिनको आपको ऐड करना है, यानी कि प्लस वाले कॉलम के अंदर लिखना है, जिनकी वजह से आपका कॉस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आप लोग इस कड़ी में बात करते हैं, सबसे पहले आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अब सोचिए इस चीज को, आपका जो एक्सपेंस है वो कहां पे रिकॉर्ड हुआ है? केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते, एक्सपेंस अगर आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता तो क्या होता सर? आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं करने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट बढ़ा तो आप ये अमाउंट कहां पर लिखेंगे सर? पॉजिटिव कॉलम के अंदर लिखेंगे। समझ में आया? तो ऐसे आपको मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करना। एक और देखिए, मैंने पहले बताया था अंडर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे ओवरहेड के अंदर, तो याद रखिएगा ये प्लस के अंदर जाएगा, और अगर आप लोग आपका ओवर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो माइनस के अंदर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने हायर दिखाया है किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको उसको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा? CRS के पॉजिटिव कॉलम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है। देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड मोर इन द फाइनेंशियल बुक, आपने क्या किया है? आपने फाइनेंशियल बुक के अंदर डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया है। अब ये जो डेप्रिसिएशन आपने केवल फाइनेंशियल बुक के अंदर चार्ज किया है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर चार्ज नहीं किया है। डेप्रिसिएशन आपका एक तरीके से खर्चा होता है, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? आपको जो आपका कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसके पॉजिटिव के अंदर इसको डालना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कॉलम के अंदर आप लोग इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस मेमोरी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से किसी भी पर्टिकुलर को, किसी भी आइटम को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर बाइफरकेट कर सकते हैं। समझ में आई इतनी बातें? अब इसी तरीके से हम लोग कुछ ऐसे आइटम को डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको नेगेटिव साइड में डालना होता है, जिनकी वजह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं इनकम रिकॉर्डेड ओनली इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका जो इनकम है केवल कहां पे रिकॉर्ड किया गया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि वो तो इनकम था ना। प्रॉफिट कम हो गया तो इसको कहां पे मेंशन करना पड़ेगा सर? नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का होगा तो नेगेटिव साइड के अंदर जाएगा, मैंने बताया था अंडर प्लस ओवर माइनस, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक हायर दिखाया है किसके अंदर सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने हायर दिखाया है तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से आप लोग इसको नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करते हैं। अगर आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कम इन द फाइनेंशियल बुक, देखिए डेप्रिसिएशन आपने कम चार्ज किया है, अब कम चार्ज किया है तो ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाएगा सर? नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। अब यहां पे मैंने बताया था अगर आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपका नीचे आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। याद रखिएगा क्या आया? प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। यहां पे प्लस कर दिया और यहां पे प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक सा नियम है, बेसिक सा रूल है, बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसको अगर आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग इन न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको इन टेक्निक्स को याद रखना है, तभी आप लोग यहाँ पे सारी चीजों को इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है।
देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है सर द नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए आपका प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग गिवन है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग गिवन है, और आपके प्रॉफिट की वैल्यू है 18,550 रुपए। याद रखिएगा कितना है, 18,550 रुपए है। और यहाँ पे साथ साथ आपको प्रॉफिट भी गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको हटा दीजिए एक बार, क्योंकि ये आपको गिवन नहीं होगा। याद रखिएगा ये आपको गिवन नहीं होगा, ये किसी डिफरेंट टाइप ऑफ द जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर मैच करने के लिए, हालांकि आंसर आपको गिवन नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा आपका नेट प्रॉफिट गिवन है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसका वैल्यू कितना है सर आपका 18,550 रुपए। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है, ऑन रिकंसाइलिंग द फिगर द फॉलोइंग वर आर नोटेड, माने ये आपके कुछ डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्टर की फीस दी गई है, नोट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। अब देखिएगा डायरेक्टर की फीस आपका इनकम है कि एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये वाला जो एंट्री है ना सॉरी, ये वाला जो आपका बेसिकली आइटम है ये कहां पे चला जाएगा सर, ये आपका प्लस साइड के अंदर चला जाएगा। समझ में आया, तो इतना क्लियर रहा। इसी तरीके से देखिए ए प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट एंड द डाउटफुल डेप्ट। याद रखिएगा अगर आप लोग बैड डेप्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बैड डेप्ट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है, तो ये कहां पे चला जाएगा सर, आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से आपको बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, जो आपका बैंक इंटरेस्ट बनता है ना, ध्यान रखिएगा बैंक इंटरेस्ट आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। बैंक इंटरेस्ट कहां पे क्रेडिट हुआ है सर, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग इसको नेगेटिव साइड के अंदर डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स की बात करते हैं। अब इनकम टैक्स आपका एक तरीके से वैसे तो ड्रॉइंग होता है, लेकिन आप लोग समझने के लिए इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कीजिए एक बार, ठीक है। अब इनकम टैक्स का जो आपका प्रोविजन है कितना है, 8,300 का है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी वजह से अगर आपने इनकम टैक्स की बात की है तो इनकम टैक्स की वजह से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये मान के चले, इनकम टैक्स अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई आप इसको कहां पे डाल देंगे, पॉजिटिव के अंदर डाल देंगे। और अगर आपने ओवर रिकवरी किया है ओवरहेड का, कितना है आपका 180 रुपए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चीजें गिवन है, जिनके बिहार पे आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। अगर आप लोग कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट आ जाएगा सर, प्रॉफिट कितना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, प्लस साइड में आ जाएगा 18,550 रुपए, ठीक है, ये प्रॉफिट था। अब सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है सर, हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है आपकी डायरेक्टर फीस। और डायरेक्टर फीस आपने रिकॉर्ड नहीं की है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्लस साइड के अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको कहां पे लिखा है सर, प्लस साइड के अंदर लिखा है। इज इट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब आगे देखिएगा, अगर आप लोग प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, बैड डेप्ट आपका एक तरीके से एक्सपेंस होता है, इसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, एक्सपेंस की वजह से आपका क्या होता है सर, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो ये प्लस साइड में आ जाएगा सर, कितना आएगा सर आपका 970 आएगा, ठीक है। अब आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है सर, बैंक इंटरेस्ट की बात हो रही है। बैंक इंटरेस्ट को आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और अगर आप लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्योंकि ये आपका इनकम था, इनकम आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो आप लोग इसको नेगेटिव साइड के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स को आप लोग कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स है वो आपका वैसे तो ड्राइंग होता है, लेकिन आप इसको एक तरीके से एक्सपेंस समझिए, क्योंकि पैसा जाएगा। तो अगर आप लोग एक्सपेंस की बात करते हैं और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो ये कहां पे आ जाएगा सर, प्लस साइड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ओवर रिकवरी किया है ओवरहेड का, ठीक है। ओवर रिकवरी का मतलब क्या होता है सर, आपने ओवरहेड का जो एक्सपेंस है ना वो ज्यादा एक तरीके से चार्ज कर लिया है। अगर आपने एक्सपेंस ज्यादा बढ़ाया तो आपका इनकम डाउन होगा, इनकम डाउन होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना, टोटल कर लेना है, क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। ये आपका 18,550 है, 1,050 है, 970 है और आपका 8300 है। टोटल आपका बनेगा 28,870 और यहाँ पे भी क्या बनेगा 28,870 बनेगा। अब इन दोनों को सम करके आप इस अमाउंट के अंदर से माइनस करते हैं तो सर आपको
आपका क्या बनेगा 28,660 बनेगा, क्योंकि हमें गिवन क्या था, प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट गिवन था, तो हमारा आंसर आएगा प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट और कितना गिवन है 28,660। अब क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, मैंने क्यों कहा था सर ये आपको गिवन नहीं होगा, अब मैच करके देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एज इट इज आएगा। आपका प्रॉफिट आया है एज पर द कॉस्ट अकाउंट 28,660 रुपए। समझ में आई मेरी बातें? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके के टेक्निकल सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आप लोग क्वेश्चन को देख करके इजीली अंदाजा लगा सके। ठीक है, अब एक और डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको पता चले किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर आपका 12.6 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 12.6 इलिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, इसका मतलब ये आपका P&L अकाउंट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपका बाई सेल्स कितना वैल्यू गिवन है 1,24,000 गिवन है, और यहाँ पे देखिए टू मटेरियल गिवन है, टू आपका कैरीज गिवन है, उसके बाद टू वर्क एक्सपेंस गिवन है, टू डायरेक्ट वेजेस गिवन है, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू नेट प्रॉफिट, और उसके बाद टोटल है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको P&L अकाउंट गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, तो आपको तमाम एंट्रीज को पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल उन चीजों में कंपैरिजन करना है जिनके अंदर कॉस्ट का भी जो आपका खर्चा गिवन है और आपका फाइनेंशियल का भी खर्चा गिवन है, जहां पे डिफरेंस पैदा हो रहा है। कुछ कुछ ऐसी एंट्री रहेंगी जो सेम रहेंगी, जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन को आगे पढ़िए तब आपको क्लियर होगा। सर यहाँ पे क्या गिवन है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ये आपका आंसर है। वैसे तो ये आपको गिवन नहीं होता है, आगे मैं बताऊंगा। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ओवरहेड चार्ज इन द कॉस्ट, आपको कॉस्ट के अंदर ओवरहेड चार्ज करना है। सर क्या दिया हुआ है, वर्क ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर देखिए आपको वर्क ओवरहेड सर गिवन है, ये आपका वर्क एक्सपेंस है, माने इसको आपको कंपेयर करना है। ये वाला जो आपका एंटिटी है इसको आपको कंपेयर करना है, याद रखिएगा, इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड है, यहाँ पे 4500, यहाँ पे आई थिंक आपका डिजिट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये जो डिजिट रहेगा ना ये आपका 4590 रहेगा। ठीक है, 4590 रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे डायरेक्ट वेजेस, सॉरी आपका डायरेक्ट वेजेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है 4500 है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, तो यहाँ पे इसको भी आपको कंपेयर करना है। और उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है, इसको भी कंपेयर करना है। इसका मतलब जो यहाँ पे दोनों चीजें गिवन है ना उनको कंपेयर करना है। समझ में आई मेरी बातें, जो दोनों चीजें गिवन है उनको कंपेयर करना है, बाकी जो बच गया वो दोनों के अंदर सिमिलर रहने वाला है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस पैदा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ओवरहेड की बात करते हैं, वर्क ओवरहेड की बात करते हैं, तो यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 12,000 है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितना है सर आपका 11,500 है। तो ध्यान दीजिएगा 12,000 के अंदर से अगर आप लोग 11.5 के माइनस करते हैं तो आपका 500 बच जाता है। ठीक है, अब ये आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्या है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, उस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आपका एक्सपेंस है कम रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप लोग एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये कहां पे जाएगा सर, प्लस वाली साइड के अंदर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अगले पेज के ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया सर प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना गिवन है, 15,000 गिवन है। अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात ये है वर्क ओवरहेड की बात करते हैं, दोनों के बीच में 500 का फर्क है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने वर्क ओवरहेड को कम रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और ये कहां पे आ जाएगा सर, प्लस वाली साइड के अंदर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, कैसे किया मैंने, ठीक है ना। आगे देखिए एडमिन एक्सपेंस की बात करते हो, तो एडमिन एक्सपेंस यहाँ पे कितना है सर 4500 है, यहाँ पे कितना है 4590। देखिए आपका कितना 4590, यानी ये जो एक्सपेंस है आपने कॉस्ट के अंदर ज्यादा रिकॉर्ड किया है। डिफरेंस कितना रहा, 4590 में से 4500 माइनस करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से इनकम डाउन हुआ है, प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो ये कहां पे चला जाएगा
आपका नेगेटिव साइड के अंदर चला जाएगा। दैट्स वाई मैंने इसको नेगेटिव में कितना लिख दिया है, 90 लिख दिया है। आगे देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे कितना गिवन है, 6500 गिवन है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 6440, यानी कि आपने जो ये एक्सपेंस है ये कम रिकॉर्ड किया है। 6440 की बात करते हैं, 6500 की बात करते हैं, 140 कम रिकॉर्ड किया है, 140 कम रिकॉर्ड किया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है तो प्लस वाली साइड के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब सॉरी आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। वैसे अगर आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता, डेट्स तो ये कहां पे चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है सर, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आपका इंटरेस्ट आपने चार्ज ही नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का डिबेंचर इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है सर, आपका 1000 है, तो यहाँ पे आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसको इंक्लूड करके चलते नहीं है। इसका मतलब इसकी वजह से प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे, प्लस साइड के अंदर इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल के अंदर आप 15000 प्लस में 500, 15500 प्लस में 1000 कितना हो गया, 16500 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 90 और 140 को अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आपका 230 हो जाएगा। वैसे ये 16500 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 16500 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ पे प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। डिफरेंस कितना है सर, आपका यहाँ पे अगर आप लोग 90 और 140 को माइनस करेंगे 16270 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये याद रखना, ये हमेशा क्रॉस में जाता है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस में है तो आपका आंसर माइनस में जाएगा, ये आपको याद रखना। पिछले क्वेश्चन में देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे आपका कहां पे था, प्लस के अंदर था, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कहां पे था, माइनस के अंदर था, ठीक है। ये अल्टरनेट में चलता हमेशा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके के सवालात हैं जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन लेक्चर नंबर 2 आपको पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी, काफी चीजें आपको एक तरीके से काफी हद तक आसान लगी होंगी कि यार पिछले लेक्चर की तरह यहाँ पर भी सेमी कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।